अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहसन ज़फ़र एंड आज हमारे फ़िज़िक्स का 10th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 11 चल रहा है अभी तक। अब हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं वो कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंसेस के बारे में है कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर से क्या मुराद है। तो स्टार्ट करते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कैपेसिटर से। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करती है। कुछ लोग इसको इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं, ऐसी डिवाइस जो कि एनर्जी स्टोर करती है। कुछ लोग इसको ऐसे भी डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसी डिवाइस जो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चार्ज स्टोर करती है। तो ये तीनों तरह की डेफिनेशन इसकी ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहली डेफिनेशन नज़र आ रही है, ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। फिर दूसरी डेफिनेशन है, इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज ए डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन है कि ये एक पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मुराद वो कंपोनेंट्स होते हैं जो ख़ुद से कुछ जनरेट नहीं कर सकते, एनर्जी को स्टोर करेंगे और उसको फिर कंज्यूम कर देंगे। तो ये पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। फिर इस कैपेसिटर का जो इफ़ेक्ट होता है उसको कैपेसिटेंस बोला जाता है। दूसरे अल्फाज में इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी कैपेसिटेंस कहलाती है। इसकी मज़ीद डिटेल्स आगे आएंगी, उसको हम आगे देखेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें एक से ज़्यादा पेयर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं। याद रखिए, एक या एक से ज़्यादा कंडक्टर नहीं, एक या एक से ज़्यादा पेयर ऑफ कंडक्टर इसके अंदर मौजूद होते हैं और उन कंडक्टर्स के दरमियान में एयर, वैक्यूम या फिर कोई इंसुलेटर हो सकता है। इंसुलेटर को हम लोग कहीं कहीं डाइलेक्ट्रिक भी लिखेंगे। बेसिक फंक्शन क्या है इसका? बेसिक फंक्शन या बेसिक पर्पस तो हमें पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करना है। जैसे कि बैटरीज़ होती हैं, लेकिन बैटरी और कैपेसिटर में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, इसलिए हम लोग कैपेसिटर को बैटरी नहीं बोल सकते हैं, ना बैटरी को कैपेसिटर बोला जाता है। तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी को स्टोर करेगा और वक्त आने पर वो एनर्जी हमें वापस दे देगा, हमें प्रोवाइड कर देगा। In other words, it charges and discharges the electric energy stored in it. इसके अलावा इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये किस किस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है? ये डीसी को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखें, ये इसका सबसे बड़ा पर्पज़ है। ये डीसी ब्लॉकिंग होता है, यानी डायरेक्ट करंट को ये ब्लॉक करता है और अल्टरनेटिंग करंट को पास होने देता है। अब डायरेक्ट करंट को ये फौरी तौर पे ब्लॉक नहीं करेगा। डायरेक्ट करंट हम इसको देंगे, वो इसको चार्ज करेगा और चार्ज करने के बाद फ़र्दर करंट का फ़्लो रोक दिया जाएगा या फिर ये फ़र्दर करंट के फ़्लो को रोक देगा। ऐसा कैसे होता है वो भी हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये डीसी को ब्लॉक किस तरह कर देता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स वैसे आपको राइट साइड पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर कैपेसिटर बना हुआ है, मार्केट में आपको कैपेसिटर इस तरह का मिलेगा जैसे कि ऊपर बना हुआ है। इसमें देखें, इसकी रेटिंग लिखी हुई है 47 माइक्रोफैरड एंड 400 वोल्ट्स। ये इसकी ऑपरेटिंग रेंज है। इस तरह जब आप कैपेसिटर लेने मार्केट जाते हैं तो आप उनको बताते हैं कि कितने फैरड का कैपेसिटर चाहिए, कितने वोल्ट्स का कैपेसिटर चाहिए। ये दो चीज़ें आप उनको बताएंगे तो आपको कैपेसिटर मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिकली जो इसके सिम्बल्स हैं जो आपको सर्किट्स के अंदर दिखाई देंगे वो तीन तरह के हैं। एक जो पहला आपको लेफ़्ट मोस्ट पे दिखाई दे रहा है वो सिंपल कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल बैटरी के सिंबल से डिफरेंट है। बैटरी के सिंबल में एक लाइन बड़ी होती है और एक लाइन छोटी होती है, इसमें दोनों लाइंस बराबर होती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ये पोलराइज्ड कैपेसिटर नज़र आ रहा है। इसकी एक टांग सीधी होगी और एक टांग थोड़ी सी सर्कुलर होती है। ये पोलराइज्ड होता है, इसकी एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव होती है। उसके बाद थर्ड जो कैपेसिटर है वो वेरिएबल कैपेसिटर यहाँ दिखाया गया है। वेरिएबल कैपेसिटर के लिए ऊपर एक एरो का निशान डालते हैं, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एरो का निशान ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल कैपेसिटर को। ओके, अभी हम इसके देख रहे थे, हम इसके फर्दर पर्पसेस देख रहे थे, तो बाकी पर्पसेस यहाँ पर इसके लिखे हुए हैं वो आप रीड कर सकते हैं, सिंपली आपको समझ आ जाएंगे। इट बाईपासेस द अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज़। ये फ्रिक्वेंसी फ़िल्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज़ को ब्लॉक करता है। इसके अलावा इसको फेज़ शिफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये फेज़ को किस तरह शिफ्ट करता है चैप्टर नंबर 15 में आएगा। इसके बाद ये डिलेज़ क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गाड़ी के वाइपर्स होते हैं, अब वो मुसलसल चलाने हैं, तेज़ चलाने हैं, स्लो चलाने हैं, दो तीन तरह की उसमें ऑप्शंस होती हैं।
तो अगर स्लो स्पीड पे उसको चलाते हैं तो वो एक दफ़ा चलता है, रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है। तो वो क्या कर रहा है, वो डिलेज़ के साथ चल रहा है। ये डिलेज़ के साथ जो चलना है बेसिकली ये किसकी वजह से है, कैपेसिटर की वजह से। इसके बाद इसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर फिल्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रिपल्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, और मोटर स्टार्टर्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोटर स्टार्टर्स के अंदर इसको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने कैपेसिटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। वैसे ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको बताने की हद तक है। इसकी बेशुमार टाइप्स हैं। दो बेसिक टाइप्स हैं, कौन कौन सी, सिंपल कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। सिंपल कैपेसिटर्स कौन से हैं, जिनके अंदर हम लोग पॉलिस्टर, एयर, पेपर, माइका या इस तरह के मटेरियल्स रखते हैं, यानी कि दो कंडक्टर्स होंगे, उनके दरमियान में इनमें से कोई मटेरियल मौजूद होगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हुआ हुआ होता है, उसमें दो कंडक्टर्स के दरमियान में या दो प्लेट्स के दरमियान में कोई इलेक्ट्रोलाइट रखा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में हैं, आपको फिगर्स के अंदर नज़र आ रही हैं। तो हम जो कैटेगराइजेशन अमूमन देखेंगे, जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी वो नज़र आएंगी फ़िक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर, यानी कि वो कैपेसिटर जो फ़िक्स्ड वैल्यू के होते हैं और वो कैपेसिटर जो कि वेरिएबल वैल्यू के होते हैं, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी तक हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। नाम से पता लग रहा है इसमें दो प्लेट्स होंगी और वो एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हुई होंगी। जैसे कि फिगर में आपको नज़र आ रहा है, दो प्लेट्स हैं और वो पैरेलल पड़ी हुई हैं। एक को हमने पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया हुआ है और दूसरी को हमने नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया हुआ है, और दरमियान में हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक रखा है। कोई भी डाई इलेक्ट्रिक दरमियान में हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे, जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और उनके दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक मौजूद होता है। आगे इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मैकेनिज़म्स वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए चार्जिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। कैपेसिटर को चार्ज किस तरह से करते हैं। कैपेसिटर की एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह ही दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, फौरी तौर पर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होने लग जाते हैं और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होने लग जाते हैं। अब प्लेट्स के ऊपर आके वो डिपॉजिट हो जाते हैं, दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक मौजूद है जिसके थ्रू वो गुजर नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे, वो प्लेट्स पे आके रुक जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेसिकली आपकी एनर्जी स्टोर होती है। तो ये कैपेसिटर को चार्ज करने का एक रफ सा मैकेनिज़्म है कि एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। उसकी वजह से प्लेट्स के ऊपर चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। आगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को कैपेसिटेंस बोला जाता है। किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट फैराड होता है, कुछ लोग इसको फैराड भी बोलते हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि फैराड क्या होता है, उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। जब भी हम किसी कैपेसिटर को सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वो चार्ज डिपॉजिट करता है। अब वो कितना चार्ज डिपॉजिट करता है वो डिपेंड करता है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, इसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी कितनी है, यानी कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। योर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। जितनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये चार्ज स्टोर कर सकेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करें या हटाएँ तो उसकी जगह आ जाता है V, यानी दैट्स अनदर थिंग। ये एक और चीज़ आ गई जिसके ऊपर आपकी चार्ज स्टोरिंग डिपेंड कर रही है, या आपका चार्ज डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होगा। तो Q इज़ इक्वल टू C इंटू V। और यहाँ से अगर मैं सिंपल कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, C इज़ इक्वल टू Q बाई V। यानी कैपेसिटेंस इज़ द रेशो ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पर नीचे बताया गया है C इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज़ नाउन एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये C क्या है, दिस C इज़
कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, जिसका यूनिट हो गया फैरेड। और फैरेड को डिफ़ाइन किस तरह करेंगे कि हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जिसके नतीजे में 1 कूलम चार्ज प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो ये चीज़ 1 फैरेड बनाती है। तो फैरेड को डिफ़ाइन भी इसी तरह से किया जाता है। कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस एरिया ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करेगी कि प्लेट्स जो हमने इस्तेमाल की हैं उनका एरिया कितना है। फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करेगी कि हमने जो प्लेट्स इस्तेमाल की हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना रखा है। और तीसरी चीज़ कि उनके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक कौन सा रखा है। इन 3 चीज़ों के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे एक। ये एक्सप्रेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर लिया। तो आपको यहाँ पर 2 पैरेलल प्लेट्स नज़र आ रही हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जिनके दरमियान में सेपरेशन D मौजूद है। जब मैं इस कैपेसिटर को किसी सोर्स से कनेक्ट करूँगा, यानी कि इसकी ऊपर वाली प्लेट को सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा और इसकी नीचे वाली प्लेट को सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गई? जब मैंने इसको सोर्स से कनेक्ट किया तो सोर्स को कनेक्ट करते साथ ही एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गई है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर होती है। तो हमने कंसिडरेशन शुरू में ले ली, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैंने यहाँ पर बता भी दी हैं आपको। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट्स एरिया A and separation between them D. Let Q be the charge deposited upon the plates with charge density sigma. ये सिग्मा लिखा हुआ है, ये सिग्मा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये चार्ज डेंसिटी को या सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं? इसको डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, ये चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया सपोज कर लें, उस यूनिट एरिया में कितना चार्ज मौजूद है, ये चार्ज डेंसिटी कहलाती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो जब हमने इसको एक सोर्स से कनेक्ट किया तो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V वाज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस कैपेसिटर। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इस्टेब्लिश हो गई। और हमने सपोज़ ये कर लिया कि अभी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम मौजूद है, एयर मौजूद है। अगर वैक्यूम या एयर मौजूद है तो सिंपल कैपेसिटेंस का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं? C = Q/V, जो कि हमारा प्रीवियस नॉलेज था, वहाँ से हमें इस बात का पता लग गया। ऑल्सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी V/D के बराबर होती है पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस, यानी हमने ग्रेडियंट के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी। E = V/D के बराबर होती है। यहाँ से अगर मैं V का एक्सप्रेशन निकालूँ तो वो क्या आ जाएगा? E × D। एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज़ गिवन बाय E = σ/ε0। ये हमें भला किसने बताया था? जिन बच्चों को गॉस लॉ याद होगा उनको पता है कि ये कहाँ से आया है। हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के अंदर देखा था कि हमारे पास 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं, तो उनके दरमियान मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जा सकती है? E = σ/ε0। E की इस वैल्यू को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दें, यानी एक्सप्रेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो V क्या बन जाएगा? σD/ε0। लेकिन सिग्मा के बारे में मैंने क्या बताया? ये चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है? Q/A के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर Q का एक्सप्रेशन निकालें तो ये बन जाएगा सिग्मा × A। ठीक है, तो आगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 और 5 ऊपर वाली दोनों एक्सप्रेशंस को देखते हुए हम लिख सकते हैं C = σ/A/σD/ε0। दोनों एक्सप्रेशंस को इकट्ठा करके ये लिखा जा सकता है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, बट वी आर लेफ्ट विद A/ε0/D। हमारे पास ये चीज़ बाकी बच जाएगी। जिन बच्चों को ऊपर वाला एक्सप्रेशन की समझ नहीं आई वो फिर इक्वेशन नंबर 1 को अगर एक दफ़ा दोबारा देख लें तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। दिस एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस व्हेन एयर और वैक्यूम इज द मीडियम बिटवीन प्लेट। तो हमारे पास ये कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ गया, और ये कब तक वैलिड है? जब तक प्लेट्स के दरमियान में एयर या वैक्यूम मौजूद है।
सो यहाँ से हमारी बात प्रूव होती है कि ये एरिया ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है, और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर मीडियम हम लोग रिप्लेस कर दें, मीडियम हम लोग कोई और डाल दें, कोई डाइलेक्ट्रिक इसके दरमियान में रख दें, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी। यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी तो कैपेसिटेंस थी। कौन सी कैपेसिटेंस थी? जब दरमियान में वैक्यूम मौजूद था। तो अगर मैं ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी को अगर कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम से रिप्लेस कर दूँ, तो मुझे यहाँ से क्या नज़र आता है कि मीडियम इंट्रोड्यूस करवाने से कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज़ हो गई है। इट विल बिकम एप्सिलॉन ऑल टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 1 होती है तो एप्सिलॉन आर तो सी वैक्यूम से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जब एप्सिलॉन आर सी वैक्यूम से मल्टीप्लाई होगा तो वो डेफिनेटली रिज़ल्ट को बड़ा कर देगा, तो सी मीडियम की वैल्यू डेफिनेटली बड़ी आएगी। यहाँ से एप्सिलॉन आर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी थी, उसकी एक और डेफिनेशन हमारे पास आती है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। Capacitance of a capacitor in case of medium या in case of dielectric divided by capacitance of a capacitor with vacuum between the plates। इन दोनों के रेशो को एप्सिलॉन आर लिखा जा सकता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। अब एक्सप्रेशन से क्या बात साबित हो रही है? हमें क्या पता लग रहा है कि जितना एरिया ऑफ प्लेट्स ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जितनी सेपरेशन ज़्यादा होगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, और डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का जिक्र बार बार आ रहा है तो डाइलेक्ट्रिक की टाइप्स के बारे में थोड़े से बताते चलें कि डाइलेक्ट्रिक की कितनी किस्में हैं। डाइलेक्ट्रिक की 2 टाइप्स होती हैं, जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर भी लोगों ने पढ़ा होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो डाइलेक्ट्रिक की भी ये 2 किस्में हैं, पोलर होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। पोलर वो होते हैं जिनके अंदर परमानेंट डायपोल बने हुए होते हैं। अब डायपोल क्या होता है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर परमानेंट डायपोल्स बने हुए होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है कि ये एज ए होल न्यूट्रल होते हैं, एज ए होल या न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इनके अंदर पोल्स बने हुए होते हैं। जब इनके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाता है तो एक एंड पार्शियली नेगेटिव और एक एंड पार्शियली पॉजिटिव दिखाई दे रहा होता है, और ये विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोलिक फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि दूसरे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में डायपोल्स बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगी तो ये डायपोल्स नहीं बना पाएंगे। इस तरह के डाइलेक्ट्रिक्स को अमूमन हम लोग कैपेसिटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।